हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कालचक्र इतिहास की यात्रा में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मौर्योत्तर काल। हमने मौर्योत्तर काल को पढ़ते हुए यह निर्णय लिया था कि लंबा टॉपिक होने के कारण इसको कुछ खंडों में विभाजित करते हुए पढ़ेंगे। तो इसके प्रथम खंड में हमने मौर्योत्तर काल में जो देशी राजा थे अर्थात भारतीय राजवंश थे उनके बारे में पढ़ा था। आज का जो टॉपिक है उसमें हम जो विदेशी आक्रमणकारी राजवंश थे उनके बारे में पढ़ेंगे। हमने पहले भाग में यह बताया था कि मौर्योत्तर काल से तात्पर्य है मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद का काल और गुप्त साम्राज्य के उद्भव के पहले का काल जो है वो 500 साल का मौर्योत्तर काल है वो माना जाता है। तो इस मौर्योत्तर काल में दो प्रकार के राजवंशों ने शासन किया था। एक वे थे जो भारतीय राजवंश थे और दूसरे वे थे जो आक्रमणकारी राजवंश थे और बाद में वो भारतीय मिट्टी में ही आत्मसातीकरण उनका हो गया, विलीनीकरण है वो हो गया। तो यह जो राजवंश थे मौर्योत्तर काल में वो मुख्यतः 4 राजवंश थे। पहला हिंद यूनानी, दूसरा शक, तीसरा पहलव, चौथा है वो है कुषाण। इनके आने का जो क्रम है वो भी इसी तरीके से है। कई बार परीक्षा में क्रम भी पूछा जाता है कि काल क्रमानुसार इनके आक्रमण के जो समय है उसको बताइए और उसमें एक क्रम दे दिया जाता है। तो इसमें जो क्रम है वो यह होगा कि सबसे पहले हिंद यूनानी आए, उनके बाद में शक आए, फिर उनके बाद में पहलव आए और उनके बाद में कुषाण आए। हालांकि कुषाणों के बाद में हूण भी आए लेकिन वो गुप्त काल में आए थे, जबकि हम मौर्योत्तर काल को पढ़ रहे हैं तो हम इन 4 राजवंशों को या 4 विदेशी आक्रमणकारी राजवंशों को पढ़ेंगे। हिंद यूनानी से पहले सिकंदर का भी आक्रमण हुआ था जो यूनानी आक्रमण था, और हिंद यूनानी है ये भी यूनानी ही थे। सिकंदर का आक्रमण मौर्य वंश की स्थापना से पहले हुआ था। अब जो मौर्योत्तर काल है उसमें यह 4 राजवंश हैं वो हम पढ़ेंगे। हमने आगे भी यह देखा है कि भारत पर जो विदेशी आक्रमण हुए हैं वो हमेशा इस पश्चिमोत्तर जो हिस्सा है यहां से ही हुए हैं हमेशा, क्योंकि बाकी के जो 3 दिशा हैं वो प्राकृतिक रूप से कुदरती तौर पर यह भारत को ईश्वरीय देन ही थी कि वहां से आक्रमण की कोई गुंजाइश है वो उस काल में नहीं रही थी। तो यह जो हिस्सा है यहां से आक्रमण है वो जब भी भारत में कमजोर राजवंश, विभाजित राजवंश या बटे हुए राजवंश जब भी रहे तब आक्रमणकारी हैं वो आक्रमण करते रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंद यूनानी की। हिंद यूनानी जो शासक थे इनको इंडो ग्रीक भी कहा जाता है, हिंद यवन भी कहा जाता है। तो इनके ये 3-4 नाम है तो उसमें आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत है नहीं। इंडो ग्रीक कहो, हिंद यूनानी कहो, हिंद यवन कहो, ये एक ही थे। तो सबसे पहले मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वाले जो लोग थे वो हिंद यूनानी थे। उत्तरी अफगानिस्तान और ईरान का जो इलाका है वो 2 प्रदेशों में बटा हुआ था। एक पार्थिया कहा जाता था और दूसरा बैक्ट्रिया कहा जाता था। एक पार्थिया और दूसरा बैक्ट्रिया कहा जाता था। तो जो बैक्ट्रिया है वहां पर यूनानियों का शासन सिकंदर के जाने के बाद से था, क्योंकि सिकंदर की मृत्यु है वो 323 ईसा पूर्व में हो गई थी। उसके बाद में उसके जो वायसराय थे या क्षत्रप थे उन्होंने वहां पर शासन है वो संभाला हुआ था।
तो जैसे ही राजवंश भारत में कमजोर हुए तो हिंद यूनानी का जो आक्रमण है वो इस तरफ हो गया। इसमें सबसे पहले जो आक्रमण करने वाला था वो था डेमेट्रियस। वो था डेमेट्रियस। यह हिंद यूनानी शासक था। इसने सबसे पहले भारत पर हिंद यूनानी के रूप में आक्रमण है वो किया। तो परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है या पूछा जाता है कि सबसे पहले या सबसे पहले का हिंद यूनानी शासक है वो कौन सा था, तो वो डेमेट्रियस होगा। ये इसका संस्थापक भी था, संस्थापक भी पूछा जाता है। अब हिंद यूनानी जो राजवंश था उसमें सबसे प्रमुख जो शासक था वो था मिनांडर। वो था मिनांडर। इसको भारतीय साहित्य में या यूं कहें कि बौद्ध साहित्य में मिलिंद के रूप में वर्णित किया गया है। इस मिलिंद ने अपनी जो राजधानी है वो साकल को बनाया। वो साकल को बनाया। अब इसका जो संबंध है वो है नागसेन से। नागसेन एक बौद्ध भिक्षु था, बहुत विद्वान बौद्ध भिक्षु था। उसकी मुलाकात मिलिंद से हुई और बौद्ध धर्म पर चर्चाएं चली। मिलिंद ने बौद्ध धर्म पर बहुत सारे प्रश्न है वो नागसेन से किए, जिनके संतोषजनक उत्तर हैं वो नागसेन ने दिए और इससे प्रभावित होकर मिलिंद है वो बौद्ध बन गया या बौद्ध धर्म को उसने अंगीकार कर लिया। तो मिलिंद को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाला था नागसेन। यह बौद्ध भिक्षु था, बौद्ध विद्वान था। तो इस पर एक पुस्तक लिखी गई है। उस पुस्तक का नाम है मिलिंद पन्हो। इस पुस्तक का नाम है मिलिंद पन्हो। यह पाली भाषा में पुस्तक है और इसका अर्थ होता है मिलिंद के प्रश्न। मिलिंद के प्रश्न अर्थात मिनांडर के प्रश्न। उसने नागसेन से जो बौद्ध धर्म पर और दर्शन पर प्रश्न किए थे उसी की जो कहानी है वो इसमें है। तो इस पुस्तक के बारे में बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो यह भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें कि मिलिंद पन्हो पुस्तक के लेखक कौन थे, तो नागसेन। उसकी विषय वस्तु क्या थी, तो मिलिंद द्वारा नागसेन को बौद्ध धर्म और दर्शन पर पूछे गए प्रश्न। अब जो हिंद यूनानी शासक थे उनके बारे में एक प्रश्न यह भी बार बार पूछा जाता है या पूछा गया है कि सबसे पहले लेख युक्त या अभिलेख युक्त जो सिक्के हैं वो किसने जारी किए, तो वो हिंद यूनानियों ने जारी किए। हिंद यूनानियों के आने से पहले भारत में सिक्कों का तो चलन था, लेकिन उस पर कुछ चित्र होते थे, किसी पशु के, पेड़ के, चंद्र के, मछली के, ऐसे चित्र होते थे। उन पर लिखा हुआ कुछ नहीं होता था। राजा या किसी देवता के भी चित्र हो सकते थे, लेकिन लिखा हुआ कुछ नहीं होता था। जो लिखा हुआ है, जैसे किसी राजा का चित्र और उसके नीचे उसका नाम, उपाधि या उसका काल जो है, लिखने की जो प्रथा है या परंपरा है वो सर्वप्रथम भारत में हिंद यूनानी है वो लेकर आए थे। सर्वप्रथम सोने के सिक्के हैं वो भी हिंद यूनानियों ने प्रचलित हैं वो करवाए थे। तो इसके बारे में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वप्रथम अभिलेख युक्त सिक्के हैं वो किसने जारी किए, तो उसका उत्तर होगा हिंद यूनानी शासकों ने। हिंद यूनानियों की अपनी एक यूनानी कला भी थी, मूर्ति कला, जिसका नाम था हेलेनिस्टिक। इस मूर्ति कला का नाम था हेलेनिस्टिक। यह यूनानी मूर्ति कला थी और चूंकि हिंद यूनानियों का जो प्रभाव क्षेत्र था वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला इलाका था,
जो तक्षशिला और उसके आसपास वाला इलाका था, जो कि उस वक्त गांधार कहा जाता था। तो वहां ये अपनी ये हेलेनिस्टिक जो कला है, मूर्तिकला, वो भी लेकर आए। कालांतर में इस हेलेनिस्टिक मूर्तिकला और भारतीय मूर्तिकला का सम्मिश्रण हुआ। दोनों के कुछ कुछ तत्व हैं वो मिक्स करके, मिश्रित करके एक नई ही मूर्तिकला का जन्म हुआ, जो कि कुषाण काल में हुआ था। लेकिन इसका जो पूर्व रूप था वो हेलेनिस्टिक था, जिसको यूनानी लाए थे। तो इस मूर्तिकला, जो नई मूर्तिकला का उद्भव हुआ था, उसका जो उद्भव क्षेत्र था वो गांधार वाला प्रदेश था, इसलिए उसको गांधार कला भी कहा जाता है, या गांधार कला ही कहा जाता है। तो इस गांधार कला के लिए जो पूर्व स्थिति का निर्धारण किया था वो हेलेनिस्टिक कला ने किया था, और यह हेलेनिस्टिक जो कला है, मूर्तिकला, वो हिंद यूनानी अपने साथ में लाए थे। आगे का टॉपिक है, या आगे जो है वो है शक। शक जो थे वो मध्य एशिया से आए थे। पश्चिमी चीन के जो यूची थे, उन्होंने शकों को वहां से खदेड़ दिया। ये यूची वही थे जो बाद में शकों के रूप में, या सॉरी कुषाण के रूप में भारत में आक्रमणकारी के रूप में आए थे। तो यह जो शक थे वो मध्य एशिया के रहने वाले थे, और हिंद यूनानियों के बाद ये जो शक थे उनका भारत पर आक्रमण है वो हुआ। ये जो शक थे उनकी 5 शाखाएं थी भारत में, उनकी 5 शाखाएं थी। यह जो 5 शाखाएं हैं वो 2 भागों में बटी हुई थी। एक उत्तरी शाखा जिसमें 3 राजवंश हुआ करते थे, और दूसरी है वो पश्चिमी शाखा जिसमें 2 राजवंश हुआ करते थे। जो उत्तरी शाखा थी उसमें एक शाखा थी वो ये जो गांधार वाला इलाका था, या अफगानिस्तान वाला इलाका कह सकते हैं, वो था। और इसकी जो राजधानी थी वो थी कपिसा। दूसरा पंजाब वाला इलाका था, इसकी राजधानी थी तक्षशिला। तीसरा जो है वो मथुरा वाला इलाका था, इनकी राजधानी मथुरा थी। चौथा जो था वो पश्चिमी वाला इलाका था, ये वाला इलाका था, इनकी राजधानी थी उज्जैन। और 5वां है वो ये वाला इलाका था, दक्कन वाला, उत्तरी दक्कन वाला इलाका था, और इनकी राजधानी जो थी वो थी नासिक। ये 5 शाखाएं शकों की भारत में राज करती थी। उसमें मुख्य जो है वो पश्चिमी शाखा थी, या प्रभावशाली जो थी वो पश्चिमी शाखा थी। इनमें जो पश्चिमी शाखा थी, इनमें जो नासिक शाखा जो थी, वहां जो राजवंश था वो था क्षहरात। यह क्षहरात वंश था। और उज्जैन में जो था वो था कादरमक वंश, इसमें था कादरमक वंश, और नासिक में क्षहरात वंश था। इस क्षहरात वंश का जो सर्वप्रमुख शासक था वो था नहपान। इसको, नहपान को सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पराजित किया था, जो कि उसके जोगलथंबी मृदभांड में मिले 8000 से ज्यादा सिक्कों से हमें पता चलता है कि वो नहपान के सिक्के थे, और उनको पुनः गौतमीपुत्र सातकर्णी ने ढलवाया था। तो यह क्षहरात वंश का जो शासक था वो नहपान था। इसके बारे में ज्यादा पूछने की संभावना नहीं है। और सर्वप्रमुख जो शासक था वो था कादरमक वंश का रुद्रदामन, जो कि उज्जैन शाखा का था, और इस शासक का नाम था रुद्रदामन। यह सभी शक जो 5 के 5 राजवंश थे उसमें सर्वप्रमुख, सबसे प्रसिद्ध
और सबसे महान शासक है वो माना जाता है। कौन? रुद्रदामन। जो रुद्रदामन था वो उज्जैन उसकी राजधानी थी और उसमें उसके जो काठियावाड़ वाला इलाका जो गुजरात का है, मालवा वाला इलाका है, राजस्थान के हिस्से हैं, सिंध प्रांत हैं, ये जो इलाके थे और उसके आसपास के जो इलाके हैं वो इसके राज्य क्षेत्र में शामिल थे। अब रुद्रदामन का जो इतिहास है वो क्यों प्रसिद्ध है, तो उसके कुछ पॉइंट हैं। जैसे बात करते हैं सुदर्शन झील की। यह सुदर्शन झील है वो गिरनार वाला जो इलाका है गुजरात का, काठियावाड़ का, वहां पर एक झील है जिसका निर्माण मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने, या चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में उनके गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था। और इस झील का जो निर्माण है वो मुख्यतः सिंचाई के लिए करवाया था और जल संबंधी जो आवश्यकता होती थी उसकी पूर्ति के लिए करवाया गया था। अब यह जो झील थी वो लंबे काल से सिंचाई के लिए सुविधा मुहैया करवा रही थी, लेकिन रुद्रदामन के समय में एक बार अतिवृष्टि हुई, ज्यादा बारिश होने से इस झील के तटबंध है वो टूट गए और झील है वो छिन्न भिन्न हो गई। तो जो रुद्रदामन था उसके जो मंत्री थे उनकी यह सलाह थी कि इसकी मरम्मत की जाए और इसके बदले में जनता से कर है वो लिया जाए। रुद्रदामन प्रजावत्सल राजा था, यह इस बात से तय होता है कि उसने उस सुदर्शन झील को पुनर्निर्मित करवाया और उसके बदले में प्रजा से कोई भी टैक्स या कर है वो नहीं वसूला। उसके समय में, रुद्रदामन के समय में, जो वहां का जो गवर्नर था काठियावाड़ का, उसका नाम था सुविशाख। उसका नाम था सुविशाख। यह पहलव वंश का जो था गवर्नर था। पहलव जो पार्थियन भी कहे जाते हैं। तो इस झील के पुनर्निर्माण या इसकी मरम्मत को लेकर वहां पर हमें एक अभिलेख मिलता है जिसका नाम है जूनागढ़ अभिलेख। यह जो इलाका है सुदर्शन झील वाला, वो इलाका जूनागढ़ इलाका कहा जाता है। तो वहां से हमें जूनागढ़ अभिलेख मिलता है। इस अभिलेख की विशेषता यह है कि यह अभिलेख संस्कृत में उत्कीर्ण अभिलेख हैं। इससे पहले जितने भी अभिलेख थे वो प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण थे। सर्वप्रथम बड़ा जो अभिलेख हमें संस्कृत का मिलता है वो यह रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख ही मिलता है। तो इसको लेकर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि सर्वप्रथम जो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ जो अभिलेख है वो किस शासक ने उत्कीर्ण करवाया था, तो वो था रुद्रदामन। सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी, तो रुद्रदामन ने। रुद्रदामन के वक्त जूनागढ़ का जो गवर्नर था वो कौन था, तो सुविशाख। ये जो प्रश्न है वो बार बार पूछे जाते हैं। इस जूनागढ़ जगह से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के भी अभिलेख मिलते हैं और इसके साथ साथ में स्कंदगुप्त के भी अभिलेख मिलते हैं। अर्थात इस जगह से हमें 3 शासकों के अभिलेख मिलते हैं। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, शक राजा जो था वो रुद्रदामन, तीसरा जो अभिलेख मिलता है वो गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त का हमें जूनागढ़ से मिलता है। तो यह जो रुद्रदामन था इसने अपनी प्रजा के लिए वहां झील का है वो पुनर्निर्माण करवाया। तो शक वंश का सबसे जो प्रतापी राजा हुआ है
वो रुद्रदामन था जिसने संस्कृत में लंबा अभिलेख है वो उत्कीर्ण करवाया। तो इसके बारे में ये जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। अब आगे आते हैं पार्थियन। पार्थियन को पहलव भी कहा गया है। ये जो पार्थियन थे ये ईरान से आए थे, जिसको पार्थिया कहा जाता है। इस कारण इनको पार्थियन कहा जाता है और इनको पहलव भी कहा जाता है। और ज्यादातर साहित्यिक स्रोतों में शक और पहलवों का सम्मिलित ही उल्लेख हमें देखने को मिलता है और इनको सम्मिलित रूप से शक पहलव कहा जाता है। इनको सम्मिलित रूप से शक पहलव इस तरीके से इनको कहा जाता है। इनका कोई ज्यादा प्रभाव भारत पर नहीं पड़ा। इनका जो महत्वपूर्ण शासक है उसका नाम जो आता है वो है गोंदो फर्निस। क्या नाम है? गोंदो फर्निस। यह इनका सबसे महत्वपूर्ण शासक है, वो माना जाता है। इसका जो अभिलेख है प्रसिद्ध वो है तख्ते बही। तख्ते बही है वो इसका प्रसिद्ध अभिलेख है, वो है जिसमें इसको गुदुवहुर कहा गया है। इसका जो कार्यकाल है वो ज्यादा प्रसिद्ध एक ईसाई धर्म प्रचारक है, सेंट थॉमस के कारण रहा है। सेंट थॉमस है वो ईसाई धर्म के प्रचार के लिए इसी के कार्यकाल में भारत में वो आया था। तो इसके बारे में इतना ही पूछा जाता है कि पहलव वंश का सबसे प्रसिद्ध जो शासक है वो कौन था, तो गोंदो फर्निस। तख्ते बही जो अभिलेख है वो किसका था, तो गोंदो फर्निस। या गोंदो फर्निस के काल में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए कौन आया था, तो सेंट थॉमस आया था। जो चौथा जो राजवंश है और जो सबसे महत्वपूर्ण विदेशी राजवंश माना जाता है वो है कुषाण। वो है कुषाण राजवंश। यह कुषाण राजवंश है वो जो चीन में एक शाखा थी, युची शाखा थी, जो कि बाद में 5 शाखाओं में विभक्त है वो हो जाते हैं। तो उनकी एक जो शाखा थी जिसका नाम था कुषाण, जिनका नाम था कुषाण, वो भारत में आते हैं और बाद में ये बाकी की 4 शाखाओं पर भी अधिकार कर लेते हैं। इस कारण इसको कुषाण शाखा ही कहा जाता है। अब जो कुषाण शाखा जो है या कुषाण राजवंश है, इसका जो संस्थापक था वो था कुजुल कड़फिसस। उसका नाम था कुजुल कड़फिसस। और इसके बारे में एक ही प्रश्न आ सकता है कि कुषाण वंश की स्थापना है वो किसने की थी, तो वो कुजुल कड़फिसस था। कुजुल कड़फिसस के बाद में विम कड़फिसस आता है, जिसके बारे में कोई प्रश्न आने की संभावना है वो न के बराबर है। उसके बाद में जो शासक आता है वो है कनिष्क। यह जो विदेशी राजवंश भारत में जितने भी आए उन सब में सबसे महान राजा माना जाता है। सिर्फ कुषाण वंश में नहीं, सारे, चाहे वो हिंद यूनानी हो, शक हो, पहलव हो या हूण हो, सबको मद्देनजर रखते हुए हम तुलना करें तो सबसे जो महान शासक है वो उनमें माना जाता है कनिष्क, जो कि कुषाण राजवंश का था। और यह अपने द्वारा किए गए विभिन्न कामों के द्वारा, चाहे वो विजेता के रूप में हो, चाहे वो प्रवर्तक के रूप में हो, चाहे वो स्थापना के रूप में हो, या प्रशासक के रूप में हो, या सेना नायक के रूप में हो, हर तरफ से वो अपनी महानता को प्रदर्शित करता है। तो जो
कनिष्क है उसका जो शासनकाल है वो मुख्य रूप से दो कामों के लिए ज्यादा प्रसिद्ध रहा है कि एक तो उसने शक संवत है वो शुरू किया और दूसरा है वो उसने बौद्ध धर्म का मुक्त हृदय से संरक्षण, संपोषण और अभिवृद्धि की। तो कनिष्क का जो राज्यारोहण है या उसके गद्दिनशीनी है, उसके राजा बनने या शासक बनने का जो समय है उसको लेकर कुछ मतभेद है हालांकि विद्वानों में, लेकिन फिर भी काफी विद्वान हैं वो उसका जो राज्यारोहण का समय है वो 78 ईस्वी मानते हैं। और जो शक संवत है जो कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भी माना जाता है, उस शक संवत की शुरुआत भी 78 ईस्वी से मानी जाती है। विक्रम संवत जो था वो 57 ईसा पूर्व, 57-58 ईसा पूर्व या बीसी से शुरू होता है। 57-58 ईसा पूर्व से शुरू होता है, जबकि शक संवत है वो 78 ईस्वी से शुरू होता है। भारत में जो राष्ट्रीय कैलेंडर जो माना गया है वो शक संवत को माना गया है जो कि 78 ईस्वी से शुरू होता है। अब कौन सा शक संवत चल रहा है या कौन सा विक्रम संवत चल रहा है इसके बारे में पता करना हो तो जो आज का जो ग्रिगोरियन कैलेंडर में जो वर्ष चल रहा है जैसे कि 2020 चल रहा है जो अंग्रेजी कैलेंडर है, उसमें से अगर 78 घटा देंगे तो शक संवत आ जाएगा और 57-58 जोड़ देंगे तो विक्रम संवत आ जाएगा। और विक्रम संवत और शक संवत में कितना अंतर है तो 78 प्लस 57 है वो कर देंगे तो 135 आ जाएगा। अर्थात विक्रम संवत जो है वो 135 वर्ष पहले शुरू हुआ था, किससे? शक संवत से पहले। तो इसका जो राज्यारोहण का काल है कनिष्क का 78 ईस्वी, वहां से शक संवत की शुरुआत मानी जाती है। तो कनिष्क का एक तो महत्वपूर्ण जो ऐतिहासिक जो उसकी जानकारी है वो यह है कि शक संवत का प्रवर्तक जो था वो कनिष्क था। फिर दूसरी, कनिष्क का जो राज्य क्षेत्र था उसका विस्तार बहुत ज्यादा था। पश्चिम एशिया के खुरासान से लेकर भारत के वाराणसी तक का क्षेत्र उसके राज्य क्षेत्र में था। या पश्चिम में ऑक्सस नदी से लेकर पूर्व में गंगा नदी तक का जो इलाका है वो उसके राज्य क्षेत्र में आता था। या यूं कहें कि वर्तमान के विश्व के लगभग 9 देश में उसका शासन हुआ करता था। किसका? कनिष्क का। उसने अपनी राजधानी है वो पुरुषपुर को बनाया। किसको बनाया? पुरुषपुर, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान का पेशावर है, यह जिसका वर्तमान में नाम पेशावर है। इस पुरुषपुर को इसने अपनी प्रथम राजधानी बनाया और बाद में इसने अपनी राजधानी मथुरा को बनाया था जो कि यहां पर स्थित है। तो इसका जो शासनकाल है या शासन क्षेत्र है वो 9 देशों में विस्तृत था और वो 9 देश मध्य एशिया के काफी क्षेत्र थे। जो प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध सिल्क रूट है जिसको रेशम मार्ग कहते हैं, जिसको रेशम मार्ग कहते हैं, उस रेशम मार्ग पर इसका शासन था। रेशम मार्ग से तात्पर्य है कि चीन का जो रेशम है वो बहुत प्रसिद्ध था और उसकी तत्कालीन रोमन साम्राज्य में बड़ी भारी मांग हुआ करती थी। तो जो चीन का रेशम है वो रोमन साम्राज्य को जिस स्थल मार्ग से पहुंचता था उस स्थल मार्ग को रेशम मार्ग
कहा जाता था। तो यह जो रेशम मार्ग जहां से गुजरता था वहां इसका कनिष्क का साम्राज्य हुआ करता था। तो इस रेशम मार्ग से गुजरने वाले व्यापारियों से, जो कि रेशम के व्यापारी होते थे, उनसे इसे बहुत सारा जो है वो टैक्स या कर है वो मिलता था, जो कि उसके साम्राज्य की समृद्धि में एक अति महत्वपूर्ण कारक के रूप में सामने आता है। फिर जो कुषाण शासक कनिष्क है, उसका जो एक महत्वपूर्ण कार्य था वो था बौद्ध संगीति। बौद्ध संगीति, हमने बौद्ध संगीतियों को देखते हुए यह पढ़ा है कि भारत में कुल 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ था। पहली बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में अजातशत्रु ने किया था, दूसरी का वैशाली में कालाशोक ने किया था, तीसरी का पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक ने किया था। अब जो चौथी बौद्ध संगीति है उसका जो आयोजन है वो कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क ने किया। कनिष्क को बौद्ध धर्म के प्रति उसकी अभिरुचि और उसके समर्पण के कारण दूसरा अशोक भी कहा जाता है। कनिष्क को कश्मीर कुछ ज्यादा पसंद था, वहां उसने कनिष्कपुर नाम से एक शहर भी बसाया था। तो कश्मीर में ही उसने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया। आप एक बात की तरफ ध्यान देना कि पहली जो 3 बौद्ध संगीतियां थी उनका आयोजन भारतीय राजाओं ने किया था, जबकि चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन विदेशी जो राजा था कनिष्क उसने किया था, जिसने बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया था। तो इस बौद्ध संगीति का जो चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में हुआ, इसकी जो अध्यक्षता है वो वसुमित्र ने की और उपाध्यक्ष जो था वो था अश्वघोष। इसका जो उपाध्यक्ष था वो था अश्वघोष। यह 6 महीने तक बौद्ध संगीति या बौद्ध सभा चली, जिसमें 500 से ज्यादा बौद्ध